नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये जनरल फिजिक्स आपकी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे व्यापम, बैंक, SSC, PSC, रेलवे आदि में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। और इस स्फेरिकल मिरर को मैं 4 छोटे छोटे सेगमेंट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज को बनाने के यानी प्रतिबिंब को बनाने के कुछ नियम, जो दर्पण हम पढ़ने वाले हैं इनके यूजेस। इसके बाद तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कि इमेज पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो जो कि बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया, एक छोटा सा चार्ट बनाया है और मिरर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज। तो ये तीसरी चीज है दोस्तों। इसके बाद लास्ट चीज हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मिरर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो स्फेरिकल मिरर होता है, गोलीय दर्पण होता है, वो बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। जैसे दोस्तों, ये एक मैं मिरर बनाता हूँ। मिरर हम लोग जानते हैं कि मिरर के एक साइड सिल्वर की कोटिंग होती है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे इस मिरर में अगर हम लोग अंदर की साइड हमने कोटिंग करके रखी हुई है, तो लाइट जो होगी वो यहाँ इससे बाहर से टकराएगी। ठीक है। अब जैसा कि अगर आप इस मिरर के इस पार्ट को देखते हैं, तो ये जिस स्फीयर का, जिस गोले का पार्ट था, उस गोले का जो सेंटर है वो अंदर है, उस गोले का जो केंद्र है वो अंदर है। तो ये, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन है, ये जो रेडिएशन आ रही है वो इसके बाहर वाली सरफेस पे टकराएगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसकी जगह अगर हम लोग एक और मिरर देखें, ये जो मिरर होगा दोस्तों, इस मिरर में हम लोग कोटिंग इस साइड कर देते हैं। ठीक है। अब अगर मैं एक लाइट रेडिएशन इससे पास करता हूं, तो क्योंकि बाहर की साइड सिल्वर की कोटिंग है, तो इस साइड से लाइट टकराएगी। लाइट क्योंकि अंदर वाले सरफेस से, जिस गोले का ये पार्ट है, अगर मैं इसका गोला कंसिडर करूं तो उसका सेंटर इस साइड है, मतलब ये जो रेडिएशन आ रही है ये इस गोले के अंदर से टकरा रही है, अंदर वाले सरफेस से टकरा रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं अवतल दर्पण, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो हम बेसिकली ये समझ गए दोस्तों कि कौन सा दर्पण अवतल दर्पण होगा और कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो दोस्तों, यदि जो किरण है वो अंदर वाले सरफेस से टकरा रही है तो हम इसे कहते हैं अवतल दर्पण, और अगर किरण बाहर वाले सरफेस से टकरा रही है तो हम इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। जैसे दोस्तों, अगर मैं एक दर्पण बनाता हूं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये दर्पण कौन सा दर्पण होगा। ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनिए। ये जो दर्पण मैंने बनाया है, इस दर्पण के एक साइड पॉलिश है, एक साइड सिल्वर की पॉलिश है इस साइड, और इस साइड कुछ नहीं है ना। इस साइड जो होगी रेडिएशन आके टकराएगी। तो क्योंकि जैसे स्फीयर का एक पार्ट है उसके अंदर से रेडिएशन टकरा रही है, तो ये एक दर्पण होगा अवतल दर्पण। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं। और डेफिनेशन के लिए देखिए, जिस गोले का ये पार्ट है उस गोले का एक सेंटर होगा। मान लिया कि ये उसका सेंटर होगा, उसका केंद्र होगा, है ना। इस केंद्र को हम, सेंटर को हम पॉइंट C से डिनोट करते हैं। ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इस लाइन को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे सेंटर्स को हमने ज्वाइन किया है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ध्रुव पोल। ध्रुव, इसे हम P से शो करते हैं क्योंकि इंग्लिश में हम इसे पोल कहते हैं। इस C और P के बीच की जो दूरी होगी, इसे हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो P से C तक की जो दूरी होगी, P से C तक की जो दूरी होगी, इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इसे हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या।
इसे इंग्लिश में दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इस पोल और इस सेंटर दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में, उसे हम कहते हैं फोकस। इसे हम कहते हैं फोकस। तो P से F तक की जो दूरी होगी दोस्तों, P से F तक की दूरी जो होगी उसे हम कहेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, इस फोकस दूरी को हम छोटे f से दर्शाते हैं और इस वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं दोस्तों। हर डिस्टेंस को, हर चीज की डिस्टेंस को, चाहे फोकस हो चाहे केंद्र हो, इसकी जो दूरी हम नापते हैं वह ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी। तो ये होगी दोस्तों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी कि केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस या फोकस दूरी। हम लोग चारों टर्म्स को अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है दोस्तों। इस R में और इस F में दोनों में एक रिलेशन है कि R क्या है, P से C तक की दूरी, और F क्या है, P से F तक की दूरी। और हमने अभी अभी देखा था ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीचों बीच का एक पॉइंट है, मतलब ये जो भी दूरी होगी R और ये दूरी होगी F, तो F जो है R से आधा होगा दोस्तों। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, F इज इक्वल टू R/2। वक्रता त्रिज्या जो है उसे अगर हम आधा कर दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दें, तो हमें फोकल डिस्टेंस मिल जाती है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। इमेज फॉर्म अगर हम लोग करते हैं तो क्या क्या रूल्स उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहला रूल जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला रूल है कि यदि कोई वस्तु फोकस पे रखी हुई है तो उसका इमेज हमेशा अनंत पे बनता है, और अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनता है। या इसी नियम को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो हमेशा फोकस से होते हुए जाएगी। और अगर कोई किरण फोकस से होते हुए जा रही है तो इसका अर्थ है कि वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जैसे मैं इस दर्पण में देखता हूं जो कि मेरा अवतल दर्पण है, इस दर्पण में अगर मैं इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेके आता हूं तो वो कहां से होते हुए जाएगी दोस्तों, वो जाएगी फोकस से होते हुए आगे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर मैं इस साइड, इस मुख्य अक्ष के इस साइड से एक रेडिएशन लेता हूं, एक किरण लेता हूं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो ये भी इस पॉइंट F से होते हुए जाएगी। दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई किरण है जो कि इस सेंटर से होते हुए जा रही है, केंद्र से होते हुए जा रही है, मान लीजिए एक रेडिएशन है जो इस डायरेक्शन में, इस वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, तो ये जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन से ये वापस भी आ जाती है। मतलब सेंटर से होकर जाने वाली जो किरण होती है वो जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में वापस भी आ जाती है। ये रूल नंबर 2 था दोस्तों। तो रूल नंबर 3 को मैं बताने के लिए थोड़ा सा एक और डायग्राम बना लेता हूं। तो मैंने एक और अवतल दर्पण बना लिया है दोस्तों, जिसका जो पोल है, जो ध्रुव है वो P है, जिसका केंद्र सेंटर C है, और इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट है जिसे हम फोकस बोलते हैं, ये कैपिटल F है। तीसरा जो रूल है दोस्तों वो ये है कि अगर कोई किरण पोल से टकराती है, जैसे किरण है, मैंने इस पोल से, इस ध्रुव से इसे टकरा दिया, तो ये रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम का पूरी तरह पालन करती है, और जिस कोण से ये किरण इस पोल पे गिरी है, इस ध्रुव पे गिरी है, उसी एंगल से, उसी कोण से यह वहां से परावर्तित हो जाती है। तो ये 3 रूल थे दोस्तों, बेसिक रूल, जिससे आप कोई इमेज फॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रतिबिंब बना सकते हैं किसी दर्पण में। तो ये रूल मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहला रूल कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पैरेलल आती है, तो फोकस से होते हुए जा रही है, या फिर अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होते हुए जा रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दूसरा कि
जो वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे होकर जाने वाली रेडिएशन जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है। तीसरा रूल दोस्तों कि अगर कोई किरण पोल से गिरती है, अगर कोई किरण ध्रुव पे गिरती है तो वह जिस कोण से गिरती है उसी कोण से उसका परावर्तन हो जाता है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दोनों स्फेरिकल मिरर किस तरह से बिहेव करते हैं। मतलब पहला जो देखिए मैं स्फेरिकल मिरर बना रहा हूं, जो गोली दर्पण में बना रहा हूं वो ये रहा। इसमें मैंने इस गोले के अंदर वाली साइड पे पॉलिश किया है सिल्वर का, तो जो रेडिएशन होगी, किरण होगी, वो बाहर से टकराएगी, इसलिए ये उत्तल दर्पण होगा। तो रेडिएशन इस दर्पण के बाहर से टकराएगी, इसलिए ये उत्तल दर्पण होगा। अब देखिए क्योंकि ये गोला इस साइड है, इस साइड बनेगा इस दर्पण का, तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर भी यही होगा C, और ये रहा इसका पोल ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, और इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट होगा F, उसे हम लोग कहेंगे फोकस। ये रहा F, इसको मैंने थोड़ा दूर बनाया है। अब देखिए अब रेडिएशन इधर से तो आ नहीं सकती, किरण जो है वो इधर से तो आ नहीं सकती, किरण आएगी इस गोले से बाहर और यहाँ टकराएगी। जैसे इस एक्सिस को मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ, इस मुख्य अक्ष को मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ, और इस मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर एक किरण मैं इस गोली दर्पण के ऊपर जाने देता हूं। अब ये हम लोगों ने जो पहला रूल पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन का, वो क्या बोलता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होते हुए जाती है। मतलब ये जो किरण है ये यहां से होते हुए जाना चाहती है, लेकिन बीच में पॉलिश है, तो इस पॉलिश की वजह से ये जो किरण होगी ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल ये किरण इधर जाना चाहती है, लेकिन इसके क्योंकि यहाँ पॉलिश है तो ये टकरा कर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पीछे चली जाएगी। ऐसे ही अगर एक किरण मैं यहाँ इस मुख्य अक्ष के समांतर इस गोली दर्पण पे फिर आपतित करता हूँ, फिर गिराता हूँ, तो ये जो किरण होगी ये भी क्योंकि समांतर आई है तो फोकस से होते हुए जाना चाहेगी इस तरह, लेकिन यहाँ पॉलिश है इसलिए ये बाउंस बैक हो जाएगी, पीछे वापस चली जाएगी, और ये किरण भी इस तरह से पीछे चली जाएगी। अच्छा, ये जो दर्पण है हम सभी लोग जानते हैं कि इस अंदर की साइड पॉलिश है और किरण जो है बाहर टकरा रही है। जब किरण बाहर टकराती है तो हम इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए दोस्तों ये उत्तल दर्पण किस तरह से व्यवहार कर रहा है, यह उत्तल दर्पण किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये जो उत्तल दर्पण है ये इस पर आने वाली किरणों को बाहर की तरफ फेंक रहा है, बाहर की तरफ फैला रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों ऐसी किरणें जो कहीं फैल रही होती है उन्हें हम कहते हैं अपसारी किरणें। अपसारी किरणें। तो हम दोस्तों हम एक बात और समझ में आई हम लोगों को कि जब उत्तल दर्पण होता है उसका जो नेचर होता है वो अपसारी होता है। ठीक है, तो ये किरणें क्योंकि अपसारी किरणें हैं इसलिए उत्तल दर्पण की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, अपसारी प्रकृति का होता है। मतलब वह अपने पर आने वाली किरणों को दूर दूर फैला देता है। इस वजह से ये ज्यादा एरिया कवर कर पाती है, ये किरणें ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगी, इसीलिए हम लोग इसका जो उपयोग है वो रियर व्यू मिरर में करते हैं। रियर व्यू मिरर दोस्तों जो आपकी कार में, आपकी बाइक में जो हैंडल के पास जो मिरर लगा होता है जिससे आप पीछे का पूरा ट्रैफिक देख सकते हैं, वह रियल व्यू मिरर होता है दोस्तों। ये हम लोग इस दर्पण का उपयोग उसमें इसलिए करते हैं क्योंकि यह दर्पण ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये दर्पण लाइट को फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए यह दर्पण स्ट्रीट लाइट में भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो हमारे यहाँ सोडियम लैंप लगे होते हैं रोड पे, रोड के साइड में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वह लाइट हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया पर फैले, तो हम लोग वहां भी इसका यूज करते हैं। जो दूसरा मिरर है इसमें ये जिस गोले का पार्ट है वो ये रहा, इस गोले का ये पार्ट है,
और इसके बाहर वाली सरफेस पे मैं पॉलिश कर रहा हूं। ठीक है, तो किरण जो होगी वो इस गोले के अंदर से टकराएगी, इसलिए हम इस दर्पण का नाम जानते हैं। इस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। अब इस मिरर में देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को पोल मान लेता हूं तो ये होगा अपना प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इस जगह को मैं इसका सेंटर यानी केंद्र मान लेता हूं। ये है इसका फोकस एफ, जो इन दोनों के जस्ट बीच में लाई करता है। अब दोस्तों, जैसे कि हम लोग रूल में जानते ही हैं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आती है, पैरेलल एक रे आती है, तो वो टकराने के बाद फोकस से जाती है। अब क्योंकि यहाँ इस साइड कोई पॉलिश नहीं है, तो ये रेडिएशन यहाँ से होकर जा सकती है। इसी तरह अगर मैं एक और मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले लूं, तो ये भी टकराने के बाद फोकस से होकर जाना चाहेगी। अगर आप इस दर्पण को और इन किरणों को ध्यान से देखें दोस्तों, तो अवतल दर्पण में एक गुण है कि अपने पर आने वाली किरणों को एक जगह फोकस कर सकता है। जैसे ये जो दर्पण है अपने पर आने वाली किरणों को फैला रहा था, ये दर्पण अपने पर आने वाली किरणों को एक जगह फोकस कर पा रहा है, एक जगह इकट्ठा कर पा रहा है और एक जगह मिला पा रहा है। तो हम लोगों ने प्लेन मिरर वाले वीडियो में देखा भी था दोस्तों कि ऐसी किरणें जो किसी बिंदु पर मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं अभिसारी किरणें। तो अगर हम अवतल दर्पण की प्रकृति के बारे में बात करें, तो अवतल दर्पण का जो नेचर होता है वो अभिसारी होता है, कॉन्वर्जेंट होता है, वो किरणों को मिला देता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी दोस्तों, अभी कौन मिलेगा। मिलेगा का मतलब जो किरणें आपस में मिलती हैं उन्हें हम अभिसारी किरणें कहते हैं, या इंग्लिश में हम कॉन्वर्जेंट रेस कहते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण अपने पर आने वाली किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, मिला देता है, तो इस वजह से हम जहां भी हमें लाइट को एक जगह फोकस करना होता है, हम इस दर्पण का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टॉर्च दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही फोकस करती है, उसकी जो लाइट है एक ही जगह इकट्ठी होती है, सभी दूर बल्ब की तरह सभी दूर फैलती नहीं है। इसी तरह दोस्तों, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, जो हमारी बाइक या कार की हेडलाइट्स होती है, वह लाइट को सभी दिशाओं में फैलाती नहीं है, बल्कि रोड पर ही फोकस करके रखती है। तो टॉर्च में और गाड़ियों की हेडलाइट में जो सर्च लाइट वगैरह होती है दोस्तों, अंधेरे में जो चीज़ों को सर्च करने के लिए हम लाइट यूज करते हैं, सर्च लाइट, उसमें भी दोस्तों हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो ENT के डॉक्टर्स होते हैं, ENT मतलब आई, नोज और थ्रोट, मतलब आंखों के, नाक के और गले का इलाज करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, ENT के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स भी लाइट को फोकस करना चाहते हैं, इसलिए वो भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो ये दोनों डायग्राम समझ के दोस्तों आप इनके सारे यूजेस भी याद कर सकते हैं इजीली, और इनका नेचर भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाता है अबाउट टाइप ऑफ मिरर, कि किस प्रकार का मिरर है, कौन सा मिरर है जो ये इमेज बना रहा है, और इमेज से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, और इस चार्ट को याद करके आप इजीली इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, सबसे पहले जो प्रतिबिंब होता है वो दो तरह का होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो प्रतिबिंब है वह आभासी है या वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। और कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने के लिए वो लोग रियल और वर्चुअल की जगह, यानी आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब की जगह उल्टा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब भी बोल देते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, हमने प्लेन मिरर वाले वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक पे बात किया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ही सीधा बनता है। तो या तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में इस बात पे ध्यान देना है कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक, या फिर ऑप्शनल आपको ये देखना है कि जो प्रतिबिंब है वह सीधा है या उल्टा। तो दोस्तों, अगर आपका प्रतिबिंब उल्टा है यानी कि वास्तविक है, तो वह केवल और केवल अवतल दर्पण के द्वारा ही बनाया जा सकता है।
तो यदि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है या फिर वास्तविक है, तो इसका सीधा अर्थ है कि जो दर्पण है वह अवतल दर्पण है। इसके अतिरिक्त अगर आपका जो प्रतिबिंब दिया गया है सवाल में और वो सीधा प्रतिबिंब दिया हो या आभासी प्रतिबिंब दिया हो, तो उस केस में आपको उस वस्तु का आकार देखना पड़ेगा। तो यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, इसका मतलब कि ये जो दर्पण है यह समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। यदि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार से छोटा है, इसका मतलब कि ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। और यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, यानी इमेज अगर बड़ी फॉर्म होती है, तो उस केस में ये जो दर्पण है यह अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर है। तो इस सिंपल से छोटे से चार्ट को याद करके आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है, एक मिरर के बारे में, एक दर्पण के बारे में। हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला और लास्ट है जो हम लोगों को आना चाहिए, वह है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो स्मॉल f है, ये स्मॉल f ये फोकस दूरी होती है, फोकल डिस्टेंस। जो v है यह प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, और ये जो u है वह वस्तु तक की दूरी है, मतलब कि जो आपका ध्रुव है उससे वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली कोई न्यूमेरिकल भी अगर छोटा मोटा बनता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और छोटा सा फॉर्मूला है जिससे हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं, इसे हम m से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है -v/u। ये जो v है यही v है जिसका मतलब है प्रतिबिंब तक की दूरी, और u जो है इसका मतलब है वस्तु तक की दूरी। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। यह आवर्धन क्षमता दोस्तों m हमें प्रतिबिंब के बारे में भी कुछ जानकारी देती है। यदि यह m पॉजिटिव है दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि जो बनने वाली इमेज है, जो बनने वाला प्रतिबिंब है, वह आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। और यदि यह जो m है ये नेगेटिव आता है दोस्तों, इसका मतलब कि बनने वाला प्रतिबिंब एक वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई दर्पण किसी वस्तु का बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो वह दर्पण होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए इस चार्ट को। इस चार्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक दर्पण किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाती, तो सीधा प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब के लिए 3 अलग अलग केस है। तो बड़ा प्रतिबिंब दोस्तों अवतल दर्पण बनाता है, अर्थात इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसके वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए हम बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आप जानते हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में जो रिलेशन होता है वह होता है F = R/2। यहाँ जो R है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या है, और F जो है फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 है, यानी f की जगह यदि हम 20 रख दें तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, R/2। ये 2 इधर जाएगा, आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या R 40 सेंटीमीटर होगी।
आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्योंकि टॉर्च में हमें सारी लाइट को एक ही जगह फोकस करना होता है, सारी किरणों को एक ही जगह मिलाना होता है। एक ही जगह मिलाने वाला जो दर्पण होता है वह की अवतल दर्पण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण।